सबसे पहले आ, सबसे पहले इस महामारी के समय में हमें ईश्वर को चाहिए। किसी अच्छे काम को करने के लिए ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर से सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, सबका कल्याण हो। आज आज की जो ये बैठक बुलाई गई है तो कुलपति जी ने आप लोगों को नामित किया हुआ है। हमारे एक्सटर्नल पैनल में प्रोफेसर शेर बहादुर सिंह जी हैं। यद्यपि हम सब लोग आपस में जानते हैं, मगर मुझे लगता है कि फिर से इंट्रोड्यूस हमें करा देना चाहिए। प्रोफेसर शेर बहादुर सिंह जी बहुत लंबा कार्यकाल एलजीएस कॉलेज गोंडा में शिक्षण कार्य में बिताया है। उसके बाद दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में प्राचार्य रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में माननीय सदस्य पद को भी सुशोभित किया हुआ है। मुझे याद है जब मैं 85 में अमेठी गया था, तब से लेकर के और अब तक उनके बड़े भाई के रूप में हमें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेर बहादुर सिंह जी। प्रोफेसर एम एन वर्मा जी, सब जानते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड हैं। आप विद्वान तो हैं ही, जो हमें सबसे ज्यादा चीज आपकी अच्छी लगती है, विद्वान होने के साथ साथ सरल सहज व्यक्तित्व के जो स्वामी हैं। इतनी विद्वत्ता होने के बाद भी जितनी प्रेम से, स्नेह से और मानवीयता गुणों के उत्तरप्रोत है, वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। ऐसे वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे प्रोफेसर गिरीश कांत पांडे जी छत्तीसगढ़ में अपने विषय की पताका लिए हुए हैं और आप जो विशेषज्ञ हैं, जो छत्तीसगढ़ में समस्या और तिरुपति से और पशुपत तक कहते हैं चल रही है इसकी नक्सलवाद के नक्सलवाद की, उसके आप विशेषज्ञ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, कहने की अब जरूरत नहीं है कि ये हमारे विषय के उदीयमान नक्षत्र हैं और आगामी आने वाले वर्षों में शायद इस विषय की जितनी भी तरक्की हो सकती है, हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुत योग्य हाथों में नेतृत्व गया है और देश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनमें आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निसंदेह इसको एक अत्यंत असरदार और छात्रों के लिए उपयोगी विषय बनाने में आपकी बहुत भूमिका रहेगी और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे उपाध्याय जी अभी शायद जुड़े नहीं हुए, जैसे ही जुड़ जाएंगे तो अभी से जुड़ने से पूर्व ही उनका भी स्वागत है। आप जुड़ गए तो जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी अगर हो तो अपना आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। उपाध्याय जी वीडियो ऑन है। अच्छा, धर्मेंद्र उपाध्याय जी, हाँ नमस्कार। धर्मेंद्र उपाध्याय जी उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में जो हमारे दो विश्वविद्यालय, एक नया विश्वविद्यालय खुला हुआ है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, और अब प्रोफेसर भी बहुत हाल में हुआ है, तो पहले प्रोफेसर होने की बहुत बहुत बधाई। और कुमायूं मंडल में जो विजय पताका है, ध्वज है, उसको प्रचारित प्रसारित और छात्रों के लिए उपयोगी बनाने की जिम्मेदारी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो इंटरनल मेंबर्स हैं उसमें डीएवी कॉलेज से डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव जी और दूसरे डॉक्टर विनोद मोहन मिश्रा जी, पीपीएन कॉलेज से डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कंचन मिश्रा जी अभी नहीं जुड़ी हैं, शायद थोड़ी देर में वो भी हो सकता है। जुड़ गई हैं। सर जुड़ चुकी हैं। तो कंचन मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और
आप बहुत विपरीत परिस्थिति में थी। आपकी माताजी का देहांत कोरोना से हो गया था, उसके बाद भी आप जुड़ रही हैं, आ रही हैं। हमें लगता है कि आप कुछ बेहतर और उचित सुझाव देंगी विषय के लिए। आज की मीटिंग, ये जो नई शिक्षा नीति 1950-2020 है, इसमें कॉमन कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया हुआ है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर्ष जी उसको बनाने में मुख्य भूमिका अदा किया हुआ है। सिलेबस डेवलप बाई में प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा और डॉक्टर दीपक जी हैं। तो ये हम लोगों को फ्लोट कर दिया गया। इसमें 30% स्वतंत्रता दी गई है स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय को। ना तो कुछ, जैसा हम समझ रहे हैं कि ना तो इसमें कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा अतीत में होता रहा है कि कोई विषय को हटा करके कम कर देते रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि इस बार कम करने की छूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और शायद ये कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया ही इसीलिए गया हुआ है ताकि एक जगह से बच्चा अगर एक वर्ष करके जाता है दूसरी जगह तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर होने में कोई असुविधा ना आए। इसके लिए क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं? ओके। पेज नंबर 8 हमने जो भेजा था सिलेबस, शायद आप लोगों ने सबने देख लिया होगा। जो पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। ये बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पेपर 1 कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर थियरी। इसका क्रेडिट 4 है। मैक्सिमम मार्क्स 25 + 75, 25 कांस्टेंट इंटरनल इवैल्यूएशन का है और 75 यूनिवर्सिटी एग्जाम का है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 है। फिर उसके बाद टोटल नंबर 60 है। टॉपिक दिए हुए हैं। टॉपिक को भी जो 2 भागों में बांट दिया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो इसमें सब्स्टिट्यूशन के तो बताएं। सर मेरा इसमें सुझाव है। सुझाव ये है कि बीए बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ वॉर है, इसमें जो सी है एंशिएंट इंडियन वॉर एंड डिफेंस स्ट्रेटजी। सी 1 मिनट। हाँ देख लीजिए सर आप लोग। एंशिएंट ये हो गया। एंशिएंट इंडियन वॉर एंड डिफेंस स्ट्रेटजी। सी है जी सर। यूनिट 1 सी। यूनिट 1 सी। तो सर ये बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सभी बिंदु समाहित हैं इसके। अच्छा, ये समाहित हैं। ये ओवरलैप कर रहा है। अच्छा। अब इसको सर आप देख लीजिए। आप इस सेमेस्टर 2 क्योंकि में सर उसमें तो पूरा डिटेल है सर। बीए बीएससी सेमेस्टर सेकंड में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले पेपर में। हाँ 1 मिनट। सेमेस्टर सेकंड हो गया, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें हर्ष जी हम आपसे का कमेंट चाहेंगे कि ये जो यूनिट 1 है, सी एंशिएंट इंडियन वॉर एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज, और फिर यूनिट 1। जी सर। विनोद मोहन जी, यूनिट 1 में कौन सा बता रहे हैं? सर मैंने देख लिया। हाँ मैंने देख लिया। विनोद जी ने जो ध्यान आकर्षण किया वो मैंने देख लिया। 2 बातें इसमें, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो गाइडलाइंस थी उसमें ये कहा गया था कि 2 चीजों पर इस बार ध्यान देना है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में से था। पहला ये कि किसी भी पेपर में या ज्यादा से ज्यादा पेपर में जो पहला हिस्सा या पहला यूनिट रखा जाए
उसमें भारतीयता या भारत से जुड़ी हुई चीजों को स्थान दिया जाए। ये साइकोलॉजी में भी उतना ही सही है, अर्थशास्त्र में भी उतना ही एप्लीकेबल है, डिफेंस स्टडीज में भी उतना ही एप्लीकेबल होना है। दूसरा जोर इस बात पर दिया गया था कि जब भी ये सिलेबस बनाया जाए तो उसमें अंग्रेजी किताबों के साथ साथ हिंदी किताबों का भी जिक्र यथासंभव उपलब्धता के आधार पर किया जाए। जो विनोद जी ने ध्यानाकर्षण किया है उसमें अगर आप गौर करें तो यूनिट 1 में जो सी है, ये उसी उद्देश्य से एक जिक्र भर है कि एंशिएंट इंडियन वार एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज, इसमें इसका एक उल्लेख हम कर रहे हैं, एक स्पर्श दे रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत समझने की और बताने की चेष्टा फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। उसका विस्तार है सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जहां पर हम इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके सर, थैंक यू लेकिन सर। बस ये डाउट था, आपने क्लियर कर दिया। जी, अगर आप ध्यान हो तो इसमें एक चीज ये भी की गई है कि 1 साल बाद भी अगर कोई छोड़ देता है तो उसको आप एक साल वाले को सर्टिफिकेट देते हैं, 2 साल वाले को डिप्लोमा देते हैं, 3 साल वाले को डिग्री देते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान ये रखा गया है कि हर सेमेस्टर भी अपने आप में कुछ ऐसी जरूरी चीजें या कुछ जरूरी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत उसको जरूर परिचित करा दिया जाए। इसी उद्देश्य से ये पार्ट सी रखा गया है। वहां पर उसका विस्तार नहीं है, वहां पर उसका संक्षेप। सर मैं कुछ कहना चाहता था इस पे। जी, जो हर सर ने कहा एकदम सही कहा है। 1 वर्ष बच्चा पढ़ के जाता है तो उसको सर्टिफिकेट और 2 वर्ष में डिप्लोमा अपने को देना है, तो एक वर्ष भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए, 2 वर्ष भी कंप्लीट होना चाहिए, 3 वर्ष का भी कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसमें ये कर सकते हैं यूनिट 1 और सी में कि एंशिएंट इंडियन वॉर एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज इन ब्रीफ शब्द जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा मतलब नहीं। बाकी ठीक है मेरे हिसाब से, जो सर बोला ठीक बोला है उसमें। सर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं प्रतीत हुई कि जैसे जब सामने हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स 8, यानी यूनिट 1 को हमको ये तीनों ABC 8 लेक्चर में पढ़ा देना है, मीनिंग देयर बाई कि एक ब्रीफ डिस्कशन ही वहां पर पॉसिबल है। ठीक सर, वहां हम ज्यादा जा ही नहीं सकते। वही वो 8 से 9 हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है, इससे ज्यादा तो वो होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर के हिसाब से ही क्रेडिट कैलकुलेट होता है। ठीक सर। और यही मैं मोटे तौर पे हर्ष जी पकड़ रहा था कि इसमें हमें केवल 8 लेक्चर और बाकी देखिए इसमें जो सेकंड सेमेस्टर का बना है इसमें 8, 7, 7, 8, तो इसका मतलब कि मोटे तौर पे हम ये समझ लें कि हमें इसमें कुछ एंशिएंट इंडियन वार का इसमें कुछ पढ़ाना है और बाकी इसमें सब कुछ पढ़ाना है, तभी हमको नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा दिए गए हैं। जी सर एक मेरा दीक्षित सर से है, ये जो ऊपर में मैक्सिमम मार्क्स लिखा है 25 + 75 और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 है, तो ये 33% जो है दोनों में अलग अलग है या दोनों को ज्वाइंट करके है? ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये सर दोनों ज्वाइंट करके है। इसमें व्यवस्था ये है, देखिए अभी हम लोग बात सिलेबस पर कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो अभी एक फाइनल तय करेगी, लेकिन जो मीटिंग के समय तय था उसमें ये कहा गया था कि 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी, ठीक, और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा जो कॉलेज अपने तरीके से, जिसमें वो असाइनमेंट्स दे सकता है, वो उसमें कुछ भी और रख सकता है अपने सुविधा से, जो उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज या उसका जो फैकल्टी में पास हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जब जुड़ जाएगा उसके बाद 33 उसमें पासिंग मार्क्स, मतलब दोनों में अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों का क्यूमुलेटिव है, 30 कंबाइंड है। तो इसमें क्या समझा जाए कि 25 में से 24 नंबर मिल जाते हैं और 75 में से 9 नंबर मिल जाते हैं, फिर भी ये बच्चा पास हो जाएगा? ये सारी चीजें कई वहां पर प्रश्न उठे थे और इसीलिए ये कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन बॉडी और यूनिवर्सिटी की एडमिशन और एग्जामिनेशन कमेटी तय करेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं मेरा ख्याल है, क्योंकि उसके बाद फिर इस परीक्षा प्रणाली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी स्थिति है उसमें यही इसको किया गया कि ये आप सब्जेक्ट के आधार पर इस तरह का डिवीजन बता दें, बाकी एग्जामिनेशन कमेटी पर छोड़ा गया है इसको। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। सर यही छत्तीसगढ़ में
10% इंटरनल है और 90% यूनिवर्सिटी एग्जाम पे है सर। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये जानकारी से बताना। कोई भी फार्मूला जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी या इन जनरल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करे, अभी असल में वहां तक लेवल पर पहुंचा नहीं, अभी तो सिर्फ कॉमन सिलेबस पर ये लोग पहुंचे हैं। हमारा ख्याल है कि उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन बाद में आ ही जाएगा। तो क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि इसमें 75 और 25 में अलग अलग 33% मार्क्स होंगे और 75 में अलग होंगे, या एक ही होगा? मेरा ख्याल है सर बोर्ड ऑफ स्टडीज में ये इसके परव्यू में ये चीज तो हम लोग कर सकते हैं कि 25 में हम क्या क्या रखें, आगे है तो उस हम लोग पर कर सकते हैं। आगे तो रखा है, उस पे हम डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी क्या हमें इस पर मिनिमम पासिंग मार्क्स पर, क्योंकि ये पॉइंट नहीं, है कि क्या इस पे ये जो डॉक्टर पांडे ने ध्यानाकर्षण, ये आप ही ने किया, मेरा ख्याल आप ही ने ये कहा 9 और 25 वाला, तो इसको तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते ना, इससे तो पर्पज डिफीट होता है। इसलिए ये हम लोगों को इन प्रिंसिपल मानना ही चाहिए कि दोनों में, या जैसा कि डॉक्टर पांडे बता रहे थे कि एक दूसरे तरह का डिवीजन जैसा कि छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मेरा इसमें सबमिशन सिर्फ ये है कि इसको आप डिसाइड कीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के हिसाब से, अपने फैकल्टी के हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक विषय कहे कि हम अपने यहाँ 25 में से 9 को मान लेंगे और उसमें 24 मान लेंगे। वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल। तो आप अपने तरीके से एक सहमति कर लीजिए, और जैसा आपकी पूरी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है या फैकल्टी डिसाइड करती है, फैकल्टी इसको डिसाइड करेगी और यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ताकि सभी विषयों में यूनिफॉर्मिटी हो। केवल डिफेंस स्टडीज का अलग तो होगा नहीं होगा, तो इस पर अभी विचार न किया जाए, छोड़ दिया जाए। उसको आप कह सकते, उसको आप अपने मिनट में ये लिख सकते हैं कि ये जैसा यूनिवर्सिटी तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सर एक और सुझाव था मेरा इसी पेपर में कि जैसे मॉडर्न वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें साइबर वॉरफेयर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और ये कहीं और तो नहीं आ रहा है, किसी और जगह पर ये आ तो नहीं रहा, रिपीट हो पता नहीं सर, वो हमने तो देखा तो हमें दिखाई नहीं दिया, कहीं हो सकता है कहीं हो। थर्ड ईयर में साइबर वॉरफेयर है, हमने देखा है साइबर वॉरफेयर थर्ड ईयर में है। ठीक है सर, चलिए तब आगे बढ़िए। और ये कर सकते हैं विनोद जी, देखिए ये बात मैंने प्रोफेसर दीक्षित साहब से आज के पहले की एक बातचीत में ये बात कहा था कि सिलेबस कोई भी बनाए, कोई 3, कोई 30 या कोई 300, वो अंतिम नहीं होता है, और न ही ये मान के चलना चाहिए कि उसने सर्वश्रेष्ठ सिलेबस बनाया है। सर्वश्रेष्ठ संभव सिलेबस बनाने की कोशिश की है, जैसी परिस्थितियां थी और नए तरह के फॉर्मेट में कोशिश की है, कवर किया है। लेकिन हम लोगों को बनाते समय 2 बातें ध्यान में रखनी थी। पहला ये कि विद्यार्थी को सिर्फ वो चीजें जरूर पढ़ाई जाए जिससे कि वो हायर एजुकेशन कमीशन या यूजीसी में जो वो परीक्षाएं देता है उसमें उसका नुकसान ना हो, पहला, उससे फायदा हो। दूसरा, वो इतनी गैर जरूरी चीजें ना पढ़े जिसका खामियाजा हम लोगों ने पिछले वर्षों में अपने विषय में भुगता है। बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हम पढ़ाते हैं जिससे उसको न सिर्फ अरुचि उत्पन्न होती है उसके भीतर, बल्कि वो हमेशा इस बोझ से भी दबा रहता है कि हम भूगोल भी पढ़ते हैं, हम कानून भी पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, और करते क्या है। इसीलिए इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी LOCF, जो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क जो यूजीसी ने जारी किया है, उसको भी ध्यान में रखा गया और इसको बनाने की कोशिश। तो अभी आप साइबर वाला कह रहे थे, अगर आप चाहें तो जब यूनिट 3 में मॉडर्न वॉरफेयर हम पढ़ा रहे हैं, जी यूनिट 3 में मॉडर्न वॉरफेयर पढ़ा रहे हैं ना,
तो उसके बी में जब हम कहते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, हाँ तो हमारे पास ये अवसर होगा कि हम एक आध लेक्चर या एक आध प्रसंग में जिक्र साइबर वॉरफेयर का या इससे भी और कोई आधुनिक चीज अगर मॉडर्न वॉरफेयर हमारे में सामने सर वही उपस्थित हो थोड़ी सी जाती है तो कमी उसका हम जिक्र महसूस हो रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कहीं जिक्र नहीं था। तो जो फीचर्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर का जो पोर्शन हम रख रहे हैं बी, इसमें आप इसका जिक्र कर सकते ओके सर, हैं थैंक यू सर। या अपने सिलेबस में आप चाहें तो इसको और डिसेक्ट करके लिख सकते हैं कि भाई हम एक इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाएंगे, हम इंफॉर्मेशन साइबर भी पढ़ाएंगे, ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपका 7 लेक्चर हैं जिसमें आपको कंसेप्ट एंड डेफिनेशन पढ़ाना है और फीचर्स पढ़ाना है। 7 से 8 में आप अपना डिवाइड कर सकते हैं। हमारा मतलब बेसिक उद्देश्य जो है वो ये है कि पीवीएस में ही, या जिसको अब हम लोग सेमेस्टर 1 कह रहे हैं, इतना बोझ लड़के पर न डाला जाए कि वो महसूस करने लगे कि यार व्हाट नॉट, हर चीज तो हम पढ़ ही रहे। अगर आप कंपेयर करिए हिंदी के सिलेबस से, 2-3 कवि पढ़ता है, खुशहाल जी में पढ़िए 3-4 कंसेप्ट पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या नहीं सब कुछ तो है सर। इस बोझ को थोड़ा सा घटाने का सारा कुछ तो है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और वर्मा सर कुछ बोल नहीं रहे। मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुनिए मत सर, आप गाइड कीजिए हम लोगों को। नहीं हम बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि पॉइंट जो है अभी तक रेलेवेंट है और सही सजेशन डॉक्टर हर्ष ने दिया, हम बतलाएंगे। अभी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, जो हमने नोट किया है अकॉर्डिंगली हम आएंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो इस पेपर में और आगे बढ़े सर फिर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, फिर इसके बाद तो दी हुई है सजेस्टेड रीडिंग्स। सजेस्टेड रीडिंग्स में अगर कोई किसी राइटर की बुक छूट गई हो तो वो बुक सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग इसमें, और वो जोड़ दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ा ही जाना चाहिए। अगर कोई बुक छूट गई है और वो लगता है कि महत्वपूर्ण है तो वो जोड़ी जानी चाहिए, तो आप लोग बताएं तो जोड़ दी जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद सर मेरे ख्याल से इसमें मीटिंग खत्म होने के बाद पर्टिकुलर पेपर में कौन सी बुक जोड़ी जानी चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक सर, ठीक सर। फिर इसके बाद आता है सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड्स, और इसमें दिया हुआ है सेमिनार ऑब्लिक प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ द अबव सिलेबस, रिसर्च ओरिएंटेशन, टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्लिक शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें ये 25 नंबर का होगा। अब 25 नंबर में जैसे इसमें इंटरनल मार्क्स का डिवीजन नहीं दिया हुआ है, मार्क्स का डिवीजन क्या होना चाहिए? 10-10 5 भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें। हाँ। तो 10 नंबर का मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन अगर रखें, या 10 नंबर का आप शार्ट और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख सकते हैं, या आप 15 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख लीजिए, 10 नंबर का प्रेजेंटेशन रख लीजिए, या 10-10 और 5 कर लीजिए, 5 नंबर अटेंडेंस पर रख लीजिए। ये उसको दिया गया है संबंधित विश्वविद्यालय को कि वो जैसा भी उचित समझता है या विषय जैसा भी उचित समझता है उसको कर सकता है, उसमें कोई बहुत बाध्यता नहीं। लेकिन सर मैं यहाँ पर फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि चूंकि यूनिवर्सिटी एक एग्जामिनेशन और मार्किंग का चार्ट बनाती है, वो हर विषय का अलग अलग नहीं होता है, वो आमतौर पर एक फैकल्टी का एक होता है। तो अगर आपका साइंस फैकल्टी या आर्ट्स फैकल्टी में आ रहा है और उसमें बाकी विषयों ने इसको 10-10 5 रखा है, तो आपको भी 10-10 5 रखना चाहिए। अगर वहां पर 10 और 15 रखा गया तो आपको भी उसी तरह से रखना चाहिए। इसलिए ये जो मार्किंग वाली चीजें हैं, जैसे ये तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या ले लेंगे, लेकिन मार्किंग वाले को सर मेरा ये सुझाव है कि अपनी फैकल्टी को फॉलो करना और अपनी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना बेटर, क्योंकि सबके लिए चार्ट अलग नहीं बनेंगे।
सबके लिए मार्कशीट अलग छपेगी नहीं। ये हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ये हम लोग यहाँ से जो डिवीजन कर देंगे वो यूनिवर्सिटी से अप्रूव होगा और अप्रूव होने के बाद लागू हो जाएगा। अटेंडेंस जैसे ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, अटेंडेंस वाला मुद्दा। नहीं सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ वास्तव बिल्कुल। में जो मार्किंग सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल ये लोग तय करते हैं, वो सभी विषयों के लिए यूनिफॉर्मिलिटी आती है। पर जो इंटरनल का रहता है, ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, इनका टीचर जो है वो खुद भरता है। तो ये जो है आप अपने हिसाब से वो आप कर देंगे कि 10-10 5 करना है या 5-5 10 करके 5 बढ़ाना है, तो वो उसके हिसाब से टीचर खुद भरता है। आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर, वो टीचर डिसाइड हाँ, कर सकता है, उसमें ज्यादा नहीं है। तो हाँ, यूनिवर्सिटी तय नहीं करती उसको। मुझे यही आज लगता है आज आप चाहें तो उसको डिसाइड कर लें। हाँ, यही हम भी चाहते हैं, क्योंकि यही सिलेबस हम लोगों के पास आ जाएगा जुलाई में, जिसे इम्प्लीमेंट करना होगा जुलाई अगस्त सितंबर, जब सभी कोरोना खत्म होगा। तो अगर हम यूजर एंड में हम अपने को देख रखें तो यूजर एंड से हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना नंबर किस एक्टिविटी को देना है। देखिए सर, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अटेंडेंस एक बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अगर आप अटेंडेंस के हिसाब से, जैसे एक सर्टिफिकेशन हम बिना किसी लड़के से पूछे एक सर्टिफिकेशन देते ही हैं कि इसका 75% अटेंडेंस रहा है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो वो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता। तो एक मतलब ये एक मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, हम ऐसे लड़के को भी परीक्षा में बैठने देते हैं जिसका 7.5% अटेंडेंस है, 75 तो छोड़ दीजिए। अब अगर हम यहाँ पर अटेंडेंस पर कोई नंबर रखते हैं तो फिर इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर हम यहाँ उसको 5 में 1 देते हैं या 0 देते हैं तो इसका असर उसके परीक्षा देने की स्थिति पर भी पड़ना चाहिए। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। हाँ, इसीलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा हमको यही लग रहा था कि ये अटेंडेंस का नंबर अगर ना ही रखें तो बेहतर होगा। उसको सिर्फ 10 नंबर का सेमिनार रख लीजिए और 15 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख लीजिए, ये एक मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो इसका 10 नंबर सेमिनार कर दे रहे, 10 मार्क्स। सुरेश भाई कुछ आप बोल नहीं रहे? सुरेश जी तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? हाँ पहुंच रही, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप, अटेंडेंस को इशू ना किया जाए। हाँ, कुछ बताते रहिए। अरे बड़े भाई प्रोफेसर शेर बहादुर सिंह जी, 10 मार्क्स सेमिनार प्रेजेंटेशन और 15 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्लिक शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को इसको कर दें। सर मेरे को लगता है, हाँ जी सिंह सर अपना अनम्यूट करेंगे पहले, तब आएगा आवाज। हाँ सिंह सर अनम्यूट करेंगे पहले। हाँ मैंने कर दिया। अब आप मुझको सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ सर, सर, आवाज आ रही। नहीं, मैंने ये कहा अटेंडेंस की कोई बहुत बड़ा इशू ना माना जाए, क्योंकि अटेंडेंस के जो हालात हैं वो हम लोगों को पता ही हैं। सभी को मालूम है। इसकी जगह पे कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 10 और लेकिन 15 सर एक अनुरोध मेरा है, सर एक अनुरोध है कि अटेंडेंस का एक मोरल बैंडिंग कहीं न कहीं बच्चे की उसमें रहती है, तो एक इसको रखना चाहिए। जैसे रिकॉर्ड का हम लोग दिखाते थे कि रिकॉर्ड का है, तो ये अटेंडेंस का भी होना चाहिए, भले 5 नंबर ही हो, 4 नंबर हो। चलिए, इसको पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। सर मेरा एक मानना है, इसमें अंदर में इंटरनल मार्क्स करेंगे तो हमेशा फंसेंगे सर, कि जैसे 10 नंबर का है तो बच्चा को मालूम रहेगा इसी को पढ़ना 10 नंबर के लेकर के, अंदर में वो बाइफरकेशन अलग अलग ना करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। 25 नंबर में है, अब वो अपने हिसाब से कोई टीचर देता रहे। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा इस मुद्दे पर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरा एक सजेशन है, एक सोचना है कि लड़के को कुछ अट्रैक्शन हम देंगे, कुछ आकर्षण देंगे अटेंडेंस के लिए, शायद उससे फर्क पड़ जाए। जैसे कि मिनिमम 70% है, जैसे गाइडलाइंस लेट डाउन किया है,
चलिए ठीक है, उसमें तो हम नहीं, लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस 80% और 85 के बीच में है तो उसको हम 2 या 4 नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हैं कुछ कह के, और 85-90 के बीच में या 80 और 90 के बीच में है तो उसको 5%, उसमें भाई 25 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें डिवीजन करने के बाद उसको हम एक आकर्षण दे सकते हैं, एक अट्रैक्शन दे सकते हैं कि भाई अगर अटेंडेंस इतनी हुई तो हम इतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अटेंडेंस के लिए। कुछ उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर दे, कुछ आकर्षण दे, शायद उसको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अटेंडेंस हम क्लास तो लेक्चर पे आते हैं तो कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं तो नहीं आते, तो हमारे पर कोई पाबंदी नहीं, बहुत सख्ती से अटेंडेंस को तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। या एक दूसरा ऑप्शन है कि फिर कम वॉट में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर तो हम लोग नहीं हिलेंगे और हम अटेंडेंस पर रोक देंगे अगर इसकी अटेंडेंस नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 70% वो आएगा, उसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ हमको देना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बढ़िया प्राइस क्या होता है कि उसको मार्क्स एक्स्ट्रा कुछ दे दिए जाए, कुछ दे दिए जाए, कुछ अट्रैक्शन बता दे भाई इतनी अटेंडेंस होगी आपकी, तो क्या है ना, उसको वो लालच खींच लेगा। तो कुछ हमको वर्मा जी इस मुद्दे पर वर्मा जी एक मेरा सजेशन ये है जी, इसको 60% की बाधा पे रखा जाए। Those who will secure 60% अटेंडेंस उसको 10 मार्क्स लाइक दैट, इस तरह से आप लोग प्लान कर लें। ये तो देखिए कमेटी डिसाइड कर लेगा, 70% मिनिमम है यूजीसी से या यूनिवर्सिटी से या 75% तो हम हम उसको रिमूव कर सके, बट इफ इट इज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी 70 से हम 60 आ सकते हैं, तो फिर उनको कुछ अट्रैक्शन दे देंगे, भाई इतने अटेंडेंस हो गए 70 तो आपको हम इतने नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, आप क्लेम कर सकते हैं हम आपको देंगे, या 80 से बिटवीन 70 to 80 है तो इतना कर सकते हैं। बाकी सारे मेंबरान इस पे डिसाइड कर लें। क्या मेरा एक सजेशन था कि कुछ अट्रैक्शन बनाने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कुछ उनको आकर्षण देने के लिए, कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ नंबर अगर हम अलॉट कर दें तो बच्चे का वो मोटिवेटिंग फैक्टर काम कर सकता है। माफ कीजिएगा, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी भी हमारे से जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ। आप ऑब्जर्वर हैं और डीन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। Thank you. Good afternoon to all of you. And I was in meeting with the Honorable VC sir. So experts are there, and so far this subject military strategy is concerned. Okay, you people are having your expertise in that. So certain bindings are there. They must be telling that, and I have told you all. And 30% we can make, and on the basis of just you can say suggested. So if that can be taken into account, then you can note down that and be sent to the government and to the university being convener. So that is the duty of Dixit sir. We will be doing all that. So all of you are experts. Your opinion is of paramount importance for the students, for the interest. So प्रोफेसर संजय स्वर्णकार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज ये रेकमेंड कर सकती है कि 75% तो यूपी गवर्नमेंट का है कि मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, तो क्या 75 से 100 के बीच में कोई उसको ऑन द रिकॉर्ड इंसेंटिव डिक्लेयर कर सकते हैं? वो एक सेपरेट सीट में आप मेंशन करके ऑनरेबल वाइस चांसलर को भेज दीजिएगा, एक सेपरेट सीट में कि ये सजेशन आया है। So if that can be incorporated, then the registrar would be sending to the government, and if government allows that, okay, no problem. So, but that is the best suggestion, no doubt, the best suggestion, and all of us must be agreeing with that. So, in separate sheet, that suggestion be noted down by you, sir, as convener, and be sent to the government also, registrar to the registrar, and so far 30%. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि ये हम लोगों के स्तर का मामला है ही नहीं है, ये
ये नहीं। निदेशालय और शासन के स्तर का मामला है कि 75 से 74 वही कर सकते हैं और 75 से 76 ऑन द रिकॉर्ड। ना तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम एक नंबर ज्यादा देंगे और ना इसको एक नंबर कम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडेंस। अब वो तो उन्होंने साफ कहा है कि 75 में या तो इसको बाहर करो और या अगर 75 है तो अंदर करो। तो वास्तविकता ये है कि 75 में वास्तविकता ये है कि अब वो जो कुछ भी जैसा रहता है हम लोग सब देते हैं कि सब 100% इसकी 75 है अटेंडेंस, फैक्ट कुछ और होता है। अगर कहीं हम उसको दे देते हैं तो फिर वो कुर्सी प्रिंसिपल की तो हिलती है, क्योंकि 5 वर्ष हमने पूरा चलाया तो वो कहता है हमने आपके यहाँ एडमिशन लिया है, आप हमको कैसे नहीं करेंगे, तो मेरी कुर्सी तो हिलती है। और जब मैं कुलपति जी से बात करता हूँ तो कुलपति जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, स्वाभाविक है, मुस्कुराना भी है, और फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर वो इसलिए नहीं रोक सकते कि फिर विधायक हमारा सांसद लड़का जाता है कि हमने आपको वोट दिया है और मेरा काम कराई, तो वो कुल मिलाकर के ये रहता है कि नहीं तो सर इसको हमें लगता है ये बहुत हायर लेवल का मसला है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का लेवल का मसला ये है ही नहीं, ना तो हम उसको एक नंबर ज्यादा दे सकते हैं ना हम उसको कर सकते हैं। तो ऐसी रिकमेंडेशन जो हमारे लेवल की नहीं है वो जो हायर पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है उनको हमें लगता है उन पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी भेज देगी। सही कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, तो शीट पे नोट डाउन कीजिए। तो अटेंडेंस वाला चूंकि बहुत शासन स्तर का मसला है तो ये उन्हीं पे हम छोड़ दें। और हम अगर 10 मार्क्स जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि 10 मार्क्स इस पे पीपीटी सेमिनार और प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ द सिलेबस 10 मार्क्स, और टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्लिक शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 15 मार्क्स। तो ये एक्सेप्टेबल होगा ये? तो 10 और 15 का कम से कम अब ये जाएगा तो हमारा जो इंटरनल इवैल्यूएशन होगा वो ये कर पाएगा। फिर इसके बाद जो 100 मार्क्स होगा, जो 75 मार्क्स होगा, वो 75 मार्क्स तो थियरी में रिटर्न होगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या अब इसको बीए पार्ट 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हम कंप्लीट माने, आगे चलें? जी ओके, चलिए आगे चलिए। अच्छा, एक चीज मैं सर और कहना चाहता हूँ, एक चीज और सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ, जैसे अब अगर हम लोगों ने ये मान लिया कि 10 नंबर सेमिनार या प्रेजेंटेशन पर है और 15 नंबर के लिए हम लोगों ने कहा कि मल्टीपल चॉइस आर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, सर ये होगा क्योंकि इसके साथ एक टर्म यूज किया गया है CIE, कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। उसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग ये शॉर्ट और लॉन्ग पर ना जाए। शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के तो सवाल हमारे ऑलरेडी थ्योरी के पेपर में 75 नंबर में पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का 2 फायदा होगा। एक तो ये कि आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 यूनिट पढ़ा लिया और टेस्ट कर लिया। दूसरा, इसका इवैल्यूएशन भी तुरंत हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। आपके पास आंसर शीट होती है और उसने या तो सही लिखा है या गलत लिखा है। शॉर्ट और लॉन्ग वाले में इवैल्यूएशन एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फोकस यही रखें कि 10 नंबर प्रेजेंटेशन पर कर दें और 15 नंबर मल्टीपल चॉइस पर। तो इसको यहाँ से ऑब्लिक जो रखा हुआ है, ऑब्लिक के बाद हटा दिया जाए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नहीं, अगर आप न भी हटा, ये मैंने सुझाव दिया है, आप मल्टीपल चॉइस ही पर रखिए, वो ज्यादा आपके इंटरनल जो इवैल्यूएटर है उसके लिए भी आसान होगा। वो एक दिन में 1 घंटे में टेस्ट भी लेगा और आपको नंबर भी दे देगा। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हटा दें, फिर इसको चॉइस खत्म कर दें। नहीं सर, हटाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड सिलेबस का। इसको जो सर का सुझाव है ये ज्यादा अच्छा है कि हमें अपने इसमें अगर रखना है तो हम मल्टीपल चॉइस का रखेंगे, वो आसान है। रहने दीजिए वैसे ही, लेकिन मल्टीपल चॉइस पर ही चलिए। हाँ तो ठीक है, जो टीचर्स को जिसको सुविधा होगी मल्टीपल चॉइस कराएगा, जिसको सुविधा होगी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर में जाएगा। तो क्या अब ये फर्स्ट, कोई और सुझाव? नहीं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अब ये है BA BSc पार्ट 1 सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल का।
प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम मार्क्स 5 + 75 है और मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40। इसमें ये- हमें 40%। वही पूछ रहा था सर, उधर 33 इधर 40 कैसे? प्रैक्टिकल के लिए 40 ही है, ये 40। उनका फॉर्मेट ही है, अच्छा ठीक सर, कॉमन ठीक सर। फॉर्मेट है। ठीक है सर, ठीक है। बल्कि हमने देखा कि उन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में थियरी में भी मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स कर दिया है उन्होंने। प्रैक्टिकल तो है ही 40। ठीक है, हम लोगों आगे को सर बढ़ते हैं। फॉर्मेट के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा है ठीक है, वैसे। नहीं बिल्कुल 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 सही है फॉर्मेट भी इनका। तो ये 40 हो गया। फिर आगे जो ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक में यूनिट में 1 2 3 4 और इनमें Right अगर है। कोई सुझाव कंप्लीट है हो। सर, वैसे ही प्रैक्टिकल कंप्लीट है, पूरा है, फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट है। ठीक है, आगे फिर इसमें दिया हुआ है रिसर्च ओरिएंटेशन टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आर रिकॉर्ड वाइवा वोसी। तो इसका भी इंटरनल मार्क डिवीजन होना चाहिए। ये 25 नंबर का है, 25 नंबर में ये कितना होगा? इसका तो इंटरनल होता नहीं सर, प्रैक्टिकल का कहीं। अब होगा ना, अब ये कंस्टेंट इंटरनल इवैल्यूएशन, दो इसी- इवैल्यूएशन हर जगह कर रखा है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम में जो इनका CIE है, कंस्टेंट इंटरनल CIE कंस्टेंट इंटरनल इवैल्यूएशन, उस कंस्टेंट इंटरनल इवैल्यूएशन में ये बता रहे हैं कि होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर रिकॉर्ड फाइल। और की जगह हमें लगता है एंड होना चाहिए क्या? एंड रिकॉर्ड या कामा आर नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड वाइवा वोसी। इस 25 में हम रिकॉर्ड को कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीच में मिड टर्म आप टेस्ट भी कर सकते हैं। कोई किसी और तरीके का चार्ट प्रिपरेशन या और इस तरीके की चीजें जिससे कि आपके इंस्टीट्यूशन को फायदा हो सके, चार्ट या मॉडल प्रिपरेशन, कुछ भी आप इसके लिए स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं। सर हम लोग छत्तीसगढ़ में मैपिंग एक डाल के रखें सर, कि जैसे कहाँ कहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो बता दे, या कहाँ कहाँ पर बॉर्डर है उसको बता दे नाम। ये सर आगे के वर्षों में है, स्पॉटिंग है। अच्छा, मैपिंग, स्पॉटिंग अलग है सर, मैपिंग का अलग है। जो अपन थ्योरी में पढ़ते हैं उसको मैपिंग में लेते हैं। हाँ ठीक है सर, आगे है तो ठीक है। तो इसमें डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या होगा? सुझाव आए, हमको लग रहा है कि हम ही लोग ज्यादा बोल रहे। ये 3 पार्ट्स में है, 10 मेरे हिसाब से सर 15 नंबर वाइवा रख दीजिए, 10 नंबर रिकॉर्ड रख दीजिए, और 75 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो रहेगा ही। जैसा हम ऑलरेडी अभी चलाते हैं, 3 मेजर डिवीजन रखते हैं, जिसमें कि एक उसको पेपर देते हैं हल करने के लिए, इसके अलावा और वाइवा रखते हैं। ये जो है आप 25 में रिकॉर्ड और वाइवा रख दीजिए, 15 मार्क्स का वाइवा रख दीजिए, या 20 मार्क्स का वाइवा रख दीजिए, 5 का रिकॉर्ड रखिए, 10 का रिकॉर्ड और 15 का वाइवा रख दीजिए, और 75 मार्क्स का उसको सॉल्व करने दीजिए। अभी तो हम केवल 25 में पहले डिसाइड कर लें। ये हमारा कंस्टेंट ये इंटरनल इवैल्यूएशन है, तो ये इंटरनल इवैल्यूएशन में 25 में कितने नंबर का वाइवा वोसी, कितने का रिकॉर्ड और कितने का शॉर्ट और मल्टीपल क्वेश्चन होना चाहिए। रिकॉर्ड 10 नंबर का रखिए डॉक्टर साहब। हाँ, रिकॉर्ड 10 नंबर का रखिए। हाँ, रिकॉर्ड 10 नंबर का, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, उसको अच्छा करेगा, रिकॉर्ड अच्छा बनाएगा। अच्छा सर, रिकॉर्ड 10 का कर दें? 10 का रिकॉर्ड, ठीक है, 10 का रिकॉर्ड और वाइवा 10 5 वाइवा कितने? 10 और 5 का फिर क्या होगा? ये जो
तीन हेड्स दिए गए हुए हैं। तो एक तो हमें मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट लॉन्ग आंसर, एक हेड हो गया। दूसरा हेड हो गया रिकॉर्ड, तीसरा हेड हो गया वाइवा वोसी। वो दूसरा पहले में तो 75 नंबर है ना, मल्टीपल क्वेश्चन सुनिए। या तो 10 5 10 कर लीजिए। 10 किसका? 10 इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। हाँ, और रिकॉर्ड का 5 कर लीजिए। रिकॉर्ड का 5। सर मेरा सुझाव तो ये है, ये आपको सजेस्टेड ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड का और 15 वाइवा का रख दें। कोई जरूरी नहीं कि इसमें मल्टीपल चॉइस में भी आप जाएं, कोई जरूरी नहीं। इसमें चूंकि कामा क्योंकि हम करके जो लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा कि ये छोड़ दिया बिल्कुल कि भाई सेंट्रल कमेटी ने जो सुझाया उसके एक पार्ट को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो अगर तीन डिवीजन कर दिए गए हैं तो ऐसा तो आप लोगों का नहीं है कि आर है सर, आर है। अगर आप ध्यान दें सर, तो ये वाला जो चीजें हैं ना, जैसे सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड्स, ये आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेम चीज दिखेगी। हाँ सेम है। तो वो आपको ऑप्शन सजेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें से जैसे अभी आपने ऊपर वाले में रिसर्च ओरिएंटेशन छोड़ा ना, थ्योरी वाला था, उसमें आपने सेमिनार ले लिया, टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस ले लिया, लेकिन आपने अटेंडेंस छोड़ा और रिसर्च ओरिएंटेशन छोड़ा। छोड़ दिया। हमको ऑप्शंस, ये सारे सजेस्टेड ऑप्शंस हैं जिसमें से हम अपने लिए जो भी मुफीद है या जो अपने लिए हम बेटर समझते हैं उसको हमको ले लेना चाहिए, जिसको हम अच्छे तरीके। हम लोगों को सर ये भी ध्यान रखना है कि एक बड़े ट्रांजिशन के फेज से ये गुजरेगा। ठीक। सरकारों के लिए ये कहना आसान होता है कि 31 जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू हो गई, लेकिन इसके इतने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि अगर हम लोग अपने लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हम लोगों को ट्रेवल करना चाहिए। पहले साल में कुछ कर लें, दूसरे साल में कुछ और बढ़ा लें, ये ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मेरा ख्याल है सब लोग अपनी राय दें तो हम लोग ज्यादा अच्छे निर्णय पहुंचेंगे, बजाय इसके एक और दो आदमी कहें। रिकॉर्ड तो जैसे प्रोफेसर वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर 10 नंबर रख दें तो उसका बढ़िया लड़का रिकॉर्ड बनाएगा। अभी ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे कि लड़का सही आता है, बात कह रहे हैं, वो केवल 4 पन्ने लिख के ले आता है। वो ये जानता है कि 30 नंबर में केवल 5 नंबर है, तो वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि हम जो बताते हैं कि जो हमने पढ़ाया है ये पूरा लिख के लाएगा ना। वो जो पुरानी किताब में 5 पन्ने 10 पन्ने लिखे हैं, वो सोचता है बस हो गया, नंबर ही कितना है, 5 ही तो है, तो इसके लिए मुझे क्यों जान देना। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा लिखेगा रिकॉर्ड बुक में तो कम से कम उस नंबर के बहाने लिखेगा तो जानेगा तो समझेगा, तो कुछ हमें लगता है होगा जैसा आप। नहीं, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ डॉक्टर साहब, आपके विचारों से सहमत हूँ। 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर रख लीजिए। 10 10 5 भी सही है। 10 नंबर का रिकॉर्ड, यस, 10 मार्क्स का वाइवा और 5 मार्क्स जो है वो मल्टीपल चॉइस के लिए कर दीजिए। यही समझ ऐसे सबकी राय ले लीजिए। 10 का इसका मतलब ये तो 10 तो रिकॉर्ड यूनानिमस हो गया, 10 रिकॉर्ड हो गया। अब हाँ, अब ये वाइवा वोसी और लॉन्ग आंसर का बताएं कितना होना। मल्टीपल चॉइस का उसमें आप 10 कर सकते हैं मैम, और वाइवा का 5 रखवा दिया जाए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आप दे देंगे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी देंगे तो एक नंबर का कम से कम होगा इस तरह से। चलिए तो 10 हो गया। शॉर्ट लॉन्ग आंसर जो है ये 10 नंबर हो गया, रिकॉर्ड 10 नंबर हो गया, वाइवा 5 नंबर हो गया। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। अब ये तो हो गया 25 का बराबर 25 हो गया। अब बचा हमारे पास 75। अब 75 में भी बताएं कि 75 में भी यही चीज होगी, एक तो रिटर्न होगा, एक रिकॉर्ड होगा, एक वाइवा होगा। तो 75 का क्या डिवीजन होगा?
प्रोफेसर एम एन वर्मा साहब, हम आपका कमेंट जानना चाहेंगे कि सर इसमें क्या होना चाहिए। 75 जो देखिए, हमारा, वो तो आपने डिवीजन, वो तो 25 मार्क्स का 25 नंबर का आपने डिवीजन बतला दिया है। हाँ अब सर, 75 का ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो करीब करीब सबकी सहमति है, सबकी राय है, तो 25 का तो डिवीजन हो गया। बात 75 नंबर की बचती है। तो अब जो कोर्स स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ, उसी में हमको 75 नंबर डिवाइड करना है, उसी का विभाजन करना है। तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में आए हुए हैं, उनसे भी राय ले लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फर्क होती है, अंतर होता है। तो इसमें बेस्ट क्या होगा यहाँ भी सही कि जो लोकल यूनिवर्सिटी के हैं, जो लोग आए हुए हैं, तो इनसे एक बार राय भी ले ली जाए, तब फिर हम लोग फाइनल कंसेंसस पे पहुंचे। विनोद मोहन जी, सुरेश जी और कंचन जी और अजय जी, आप लोग बताएं इसका कितना कितना 75 में डिवीजन चाहिए। सर 75 में बाइफरकेट करना है ना? हाँ 75 है। तो सर वही रेशियो मेरे ख्याल से जो 25 में हम लोगों ने किया है, उसी रेशियो में अगर करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 10 के जगह 30 इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, और रिकॉर्ड में 30, और 15 नंबर का वाइवा कर सकते हैं। बाकी आप और लोगों की जो सहमति हो। नहीं, ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अजय सिंह ने ठीक कह रहे हैं। ठीक है अजय जी ने ठीक है राय दिया। ठीक है सर। हमारे जो माननीय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी राय हम जानना चाहते हैं। नहीं, तो जरूरी है, जरूरी है। ये 4 लोगों की राय हो गई तो वही फाइनल पर ही है। डॉक्टर हर्ष जी हम लोगों को सुन नहीं रहे लगता है। डॉक्टर हर्ष जी हम लोगों को सुन नहीं रहे लगता है। तो प्रोफेसर एम एन वर्मा साहब ने बोल दिया इंटरनल की राय, 4 लोगों की राय आ गई, दैट इज एनफ। अच्छा, इसको फिर 30 हो गया रिटर्न, 30 हो गया रिकॉर्ड, 15 हो गया वाइवा। जी गिरीश जी, ओके, हाँ ठीक है सर, ओके ओके, आगे चले गिरीश जी। ठीक है सर, ठीक है सर। 30 और 15, चलिए ये हो गया। अब आ जाता है सेमेस्टर सेकंड में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया थियरी, और इसमें 25 + 75 पासिंग मार्क्स है। ये एक बार डिसाइड हो गया, जो एक में रहेगा वही सब में रहेगा। तो 25 में क्या क्या होगा, अब इसमें टॉपिक्स देख लीजिए, इसमें जो सुझाव हो बताएं। वर्मा साहब, आपका कोई सुझाव हो तो कर रहे हैं। हाँ, मैं भी वही देख रहा था। एक जगह मैंने जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो थ्योरी पार्ट है, आवाज उसी को मैं आपकी, सॉरी, हेलो, आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ, तो एक्चुअली मुझे लगा कि शायद लिंक में कुछ गड़बड़ी आ गई, आपको आवाज नहीं आवाज आ रही है, बोलिए आप। ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर है थ्योरी वाला, उसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना। तो जो थ्योरी वाला टॉपिक्स में देख रहा था, एक मैंने ऑब्जर्व किया, पहला टॉपिक है वैदिक और एपिक एज, ठीक है। फिर ग्रीक आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, रेफरेंस टू हाइड्रोस्पेस के संग्राम से, वो भी ठीक है। फिर अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो कौटिल्य के बाद सीधा हम जंप करते हैं राजपूत मिलिट्री सिस्टम पे। तो क्या नहीं लगता है? और उसके बाद अगर देखिए तो हम सीधे सीधे
सल्तनत पीरियड में आ जाते हैं। तो ये कौटिल्य के बाद और राजपूत मिलिट्री सिस्टम के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत लंबा गैप लग रहा कि ऑलमोस्ट 1200 एडी से और बिल्कुल शुरू से कोई बहुत लंबा गैप लग रहा है। तो एक छोटा सा कोई फिल इन द ब्लैंक्स, छोटा सा कोई टॉपिक आ जा रहा तो सर हर्ष काल का थोड़ा सा डाला जा सकता है। बहुत लंबा गैप है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी उससे। बस दैट्स एग्जैक्टली। हर्षकालीन सैन्य पद्धति। सर एक मिनट, मेरा ये कहना है कि कौटिल्य फिलॉसफी वार सर सेकंड सेमेस्टर मिलिट्री ऑफ ईस्ट इंडिया में पूरा कोर्स कवर किया गया है, तो कौटिल्य को यहां से हटा दिया जाए तो क्या बुरा है? देखिए फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा। हाइडेस्पस के बाद सीधा आप राजपूत मिलिट्री सिस्टम पे आएंगे, इसको रहने दीजिए। और जैसा हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरी के फर्स्ट पेपर में BA 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ बतला देंगे एक गैप नहीं रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा, उसको बड़ा ब्रीफ बतला देंगे थोड़ा सा। ये भी कह देंगे साथ साथ भाई इसको हम इन डिटेल ब्रीफ नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको बतलाएंगे, नेक्स्ट ईयर बतलाएंगे, व्हाटएवर इट इज, जिस भी कोर्स स्ट्रक्चर में अभी आगे आएगा। तो एक बच्चे के भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इसको ब्रीफ बताया, थोड़ा सा एक आउटलाइन, एक मेजर सेलिएंट फीचर्स बता देंगे और ये कहेंगे इसकी जो डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे या स्टडी होगी ये हम आपको अगले या नेक्स्ट जिस भी सेमेस्टर में आएगा उसके अकॉर्डिंगली बता देंगे। तो एक कंटिन्यूएशन बना रहेगा, एक बहुत लंबा गैप नहीं होगा। पता है, इट इज जस्ट लाइक कि एक बहुत लॉन्ग गैप हो जाएगा, बड़ा लॉन्ग जंप हो जाएगा दोनों टॉपिक्स के बीच में। कोई गैप इतना ज्यादा हो जाए तो क्या मतलब, वही गैप को थोड़ा सा रिड्यूस करके। यही मेरा इंटेंशन था कि कौटिल्य के बाद सीधा राजपूत मिलिट्री सिस्टम में आते हैं जो लिखा है, तो इसमें भी बहुत लंबा गैप है। तो थोड़ा सा कहीं कुछ उसमें डाल दे तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन भी हो जाएगा भाई हम, और बता भी जस्टिफाई कर देंगे देखिए ये मेजर इशू था, ले लिया। अब बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, बट नाउ वी कम टू द स्ट्रेट टू द टर्क्स एंड द राजपूत मिलिट्री सिस्टम। डॉक्टर हर्ष आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक सो, क्या व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं सर, ये बात ठीक है, ये हम लोग को उस पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आइडेंटिफाई करना कि वहां पर क्या चीज डाला जाए या क्या चीज। ये तो फिर 8-10 लोगों की कमिटी है, लेकिन डिसाइड क्या है जी। असल में जब सर मैं 1 मिनट में ये बात कहना चाहता हूं कि जब एग्जिस्टिंग सिलेबस को हम लोगों ने देखा था, जो इससे पहले भी आमतौर पर चल रहा था या जो प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे कमेटी ने जो फॉलो किया था या रिकमेंड किया था, उसमें हम लोगों ने पाया कि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा थी। जैसे फर्स्ट ईयर के कुछ चीजें हम लोग फिर हूबहू सेकंड ईयर में पढ़ा रहे थे, सेकंड ईयर में कुछ चीजें थर्ड ईयर में पढ़ा रहे थे। तो जब हम लोगों ने उसको कंसोलिडेट करना शुरू किया और ये कहा कि भाई ओवरलैपिंग ना हो, तो हमारे पास टॉपिक्स कुछ कम हो गए। खास तौर पर ये परेशानी प्रैक्टिकल में हम लोगों को ज्यादा महसूस हुई, उसको 3 साल के सिलेबस में बनाने में। इसमें हमारे पास अगर अच्छा टॉपिक है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो एक लंबा टाइम गैप है, लेकिन उसमें हम लोग को क्या डालना चाहिए ये हम लोग को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। हिस्ट्री के जो लोग भी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं, हमारा तो स्पेशलाइजेशन नहीं है हिस्ट्री का। अगर कोई आई थॉट आपका खत्म हो गया जी, मैं बस यही कह रहा हूं कि कोई अच्छी चीज, जरूरी चीज आइडेंटिफाई कर ले तो बिल्कुल डाल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरा ये मतलब है कि बस अगर हमको कोई रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं मिलते तो कुछ हिस्ट्री के बारे में हम बतला दें, और कौटिल्य से राजपूत के बीच में एक लेक्चर में एक पूरा सिस्टमैटिक बता दें कि क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, किसी के रेफरेंस में हम नहीं बता सकते हैं, बट इन ए लेक्चर और मे बी इन 1.5 लेक्चर्स और 2 एक फिर द बैलेंस कर सकते हैं। रिक्स खाना उसको कवर करके जनरल मोटी बातें, प्रमुख बातें बता देते हैं कि हाँ भाई क्या क्या हुआ है, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चेंजेस तो आए हैं, वेपन्स में भी आए हैं, स्ट्रैटेजी में, टैक्टिक्स में, तो थोड़ा किसी रेफरेंस में नहीं, इन जनरल बताते हुए वी कैन गो टू द राजपूत मिलिट्री सिस्टम।
सर मेरा यही सजेशन था कि बहुत लंबा गैप हो गया, कुछ उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। हर्षवर्धन काल को ही सर करें, उसके अलावा कोई और अच्छा विकल्प नहीं दिख रहा है, बाकी आप लोग जैसा समझें। श्री दीक्षित जी, आप उसको सुन रहे हैं? आप जनरल बातें बता दें कि क्या क्या हुआ है उस दौरान, बस तो लड़के के क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये इस पीरियड के बाद से कुछ मेजर बातें जो हुई हैं वो आप हाईलाइट कर दीजिए, उस पर आप रोशनी डाल दीजिए, फिर आप सीधे राजपूत पे आ जाइए। दीक्षित जी, आप मुझको सुन रहे हैं? हेलो, आप मुझको सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि प्रोफेसर वर्मा ने 326 बीसी से लेकर के और 1192 एडी के बीच का जो फासला है, और डॉक्टर हर्ष जी भी उस पर सहमत हैं। एक इंडियन आर्मी थ्रू द एजेस की किताब है, शायद लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम शर्मा की है। उसमें चैप्टर्स देख लिए जाएं, 1-2 चैप्टर है बीच का, तो यू कैन ऐड। हम तो डॉक्टर साहब ये भी सजेस्ट करेंगे कि ऐड मत कीजिए, ऐड मत कीजिए या ऐड कर दीजिए, बट एक लेक्चर 1.5 लेक्चर के करीब उस पीरियड में, क्योंकि आफ्टर ऑल 1200 सेंचुरीज 1300 सेंचुरीज में कुछ तो हुआ ही होगा, इतना लंबा गैप आप कैसे दे सकते हैं? ये मेरा मतलब था कि बहुत लंबा गैप है, बहुत, बस मेरा मतलब है कि एक लिंक टाइप का, आफ्टर ऑल इसी लिंक से हम आप जुड़े हुए हैं आज, लिंक नहीं होता तो कैसे जुड़ जाते? तो 1200-1400 साल में कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो चेंजेस आए होंगे, थोड़ा सा एक ब्रीफ उसको देते हुए चले जाए और फिर हम लोग पे आ जाए। इसमें सब्स्टिट्यूट सर कर सकते हैं, तो फिर कुछ हटाना पड़ेगा, क्या हटाया जाए, क्या जोड़ा जाए? इसमें प्रोफेसर ग्रीस खान पांडे जी अपना सर खुजला रहे थे, इनकी समझ में कुछ आ गया है। नहीं सर, मैं तो केवल ये सोच रहा था कि गुप्त काल और वर्धन काल 2 को जोड़ दीजिए, बाकी हटाइए मत कुछ भी। उसमें जो चैप्टर 4 के पहले उसको जोड़ दीजिए, देखना जरा। गुप्त काल और वर्धन काल जोड़ दीजिए, बाकी को हटाने की जरूरत नहीं कुछ भी। ठीक है, जो सजेशन चाहिए नहीं सकते हैं। देखो क्या जोड़ेंगे इसमें, ये बताएं, और क्या घटाएंगे, क्या हटाएंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सर ऐसा है कि गुप्त काल को हम स्वर्ण युग बोलते हैं, और उसमें उसको लेना जरूर चाहिए, और वर्धन काल को भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर सीधा आ सकते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कौटिल्य में थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 3rd ईयर में बच्चा वहाँ थिंकर में इसको पढ़ रहा है, थॉट का जो पेपर है। नहीं, कौटिल्य और मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है सर हमारे मिलिट्री हिस्ट्री का, हटाने की बात नहीं सर, सर, हटाने की नहीं, उसे एक चूंकि जो थॉट का पेपर है उसमें एक चैप्टर के रूप में और 10 पीरियड उसमें है, मिल रहा है। आप उसको आगे भी देखेंगे तो ये इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है अगर हम कुछ एडिशनल ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीरियड्स तो उतने ही हैं इसमें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। सर AK सिंह जी। सर मेरा एक सजेशन ये है कि कौटिल्य फिलॉसफी ऑफ वॉर को एज इट इज रहने दीजिए, उसके साथ ही जो डॉक्टर पांडे जी कह रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट में लाइए। यू कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हर्षवर्धन काल को, ठीक है सर। एक छोटी चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे विचार में उसको ध्यान में रखा जाए। जब हम लोग मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। दूसरी बात ये है कि जितने भी टॉपिक इसमें लिए गए हैं, ये लगभग वही है जो हम लोग पहले भी पढ़ाते रहे हैं। अगर कोई भी, जैसे हम ब्रिजिंग के लिए कोई ऐसा विषय लें जिसमें मिलिट्री हिस्ट्री के नजरिए से अगर कोई स्पष्ट और डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, तो वो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नजरिए से तो हम एक गैप फिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कौटिल्य का जो फिलॉसफी ऑफ वॉर है, ये जो आर्ट ऑफ वॉर है, ये आगे के बहुत साल तक चलता रहा, उसका असर रहा है। उसमें चेंज वही, जब हम तुर्क और राजपूत मिलिट्री सिस्टम देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है।
बीच के जो भी चीजें हैं जैसे हर्षवर्धन का है या जो गिरीश भाई ने अभी सजेस्ट किया एक दूसरा, क्या मैं भूल रहा हूँ, गुप्त काल। हाँ, तो जैसे मोर और लेस गुप्त काल में भी जो मिलिट्री हिस्ट्री है या जो आर्ट ऑफ वार है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है या कोई अलग से बहुत ही डिस्टिंक्ट चेंज नहीं है, वो लगभग फॉलो कर रहा है उसी को। तो ये जो प्रोफेसर वर्मा साहब ने एक सजेशन दिया था, मैं उसको ज्यादा बेटर मानता हूं कि जो आखिरी के जैसे सात लेक्चर हमने इसमें तय किए हैं, 5 लेक्चर तक तो हम लोग कौटिल्य फिलॉसफी ऑफ वार या जितनी भी चीजें इसमें वर्णित है उसको ठीक से पढ़ाएं। 6वें और 7वें में गुप्त और हर्षवर्धन का जिक्र करें, ये बताएं कि हिस्ट्री यहां से गुजर रही है, लेकिन उसमें मेजर कोई मिलिट्री हिस्ट्री के नजरिए से अगर बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मिलिट्री हिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसमें इसको देखने की जरूरत है, जो लोग भी देख सकें इसको। अगर वहां पर कोई एक डिस्टिंक्ट चेंज है तब उसको हम लोग सिलेबस में रिटन तौर पर चेंज करें, अदरवाइज इसको ऐसा रख सकते। ये मेरा सुझाव। नहीं सर, अगर मिलिट्री हिस्ट्री में चेंज करेंगे तो फिर बीच में चोला को डाल सकते हैं सर। चोला का नेवी जो है करीब 400 साल तक इन्फ्लुएंस किया था साउथ ईस्ट एशिया में, उसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो बीच में आ जाएगा। हाँ, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हमारे कंट्रीब्यूशन है। साउथ इंडिया के भाई लोग बहुत इस बार से नाराज होते हैं कि ज्यादातर नॉर्थ के हिस्ट्री पढ़ाते हैं, साउथ में बढ़िया बढ़िया उसको नहीं पढ़ाते करके। तो आप चाहे तो चोला नेवी जो है अपने समय में 400 साल दुनिया में नंबर 1 नेवी रहा है। ये एक बेटर ऑप्शन। जी इसको ढूंढिए कहाँ है, कैसे कैप्शन तैयार होगा। चोला जो है 800 से 1200 के बीच रहे हैं। बेटर ऑप्शन रहेगा सर। सर आवाज मिल रही है सर? हाँ आ रही सर आपकी। सर एक चीज थोड़ा सा मेरा ये कहना था, जैसे हम यहाँ कौटिल्या's फिलॉसफी ऑफ वार, ये तो हम थॉट के पेपर में पढ़ ही रहे हैं, यहाँ अब अगर हम मौर्यन मिलिट्री सिस्टम कर दें इसके जगह पे 2 लेक्चर इसका, ये एक तो चीज पहले तो एक फाइनल कर लें कि कौटिल्या's फिलॉसफी ऑफ वार, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वेपन, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड द आर्ट ऑफ वार, ये 5 लेक्चर में आप इसको सीमित करना चाहते हैं कि 5 लेक्चर में हो जाए। एक तो ये फाइनल माना जाए। इसी के जगह पे सर मैं कह रहा हूँ कौटिल्या's फिलॉसफी ऑफ वार, जब हम फिर यही चीज रिपीट कर रहे हैं 3rd ईयर में, तो यहाँ अगर मौर्यन मिलिट्री सिस्टम कर दें, कौटिल्य के रेफरेंस में समकालीन है, समकालीन हो जा रहा है सर। हाँ सेम तो है, लेकिन हम समकालीन हो जा रहा है लगभग। मोर ओवर तो मौर्य मिलिट्री सिस्टम को कौटिल्य ने कोट किया है, चूंकि अन्य जगहों पे हम राजपूत मिलिट्री सिस्टम, मुगल मिलिट्री सिस्टम जब हर काल का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी मौर्यन मिलिट्री सिस्टम ही देना बेटर होगा मेरे ख्याल से। और इसको कौटिल्य को हम 3rd ईयर में पढ़ ही रहे हैं, थिंकर के पेपर जो हमारे हैं। हर्ष जी आपका क्या कहना है? इसमें अजय जी की बात टेक्निकली बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को हर साल को एक अलग साल के तौर पर ध्यान देना है। कोई चीज 3rd ईयर में पढ़ाई जाएगी इससे फर्क नहीं पड़ता है, 2nd ईयर में उसकी उपयोगिता अगर अपनी जगह, जैसे कौटिल्य का महत्व हमारे सैन्य दर्शन में ज्यादा बड़ा है बनिस्बत की एक मौर्य सैन्य पद्धति। हमारे यहाँ वो मैकियावेली का दर्जा रखता है, या कह लीजिए मैकियावेली वहां पर उसका दर्जा रखता है। और आज तक इवन आज की जो हमारी मिलिट्री सिस्टम है वो अपने सूत्र डिराइव कर रही है कौटिल्य की फिलॉसफी से, इसलिए कौटिल्य की वहां पर जरूरत है। और कौटिल्य केवल मिलिट्री सिस्टम तक नहीं है, अगर आप देखिए इसमें तो स्टेट क्राफ्ट है, मिलिट्री आर्मी, जिसको सिर्फ एग्जीक्यूट किया मौर्याज ने, ये सजेस्टेड बाय, डिराइव्ड बाय, प्रपोज्ड बाय, प्रोपगेटेड बाय कौटिल्य है, जिसको मौर्य ने अडॉप्ट किया क्योंकि वो उनके शिष्य थे, वो इसलिए उसको वहां पर रखा जा सकता है। जो गिरीश भाई सजेस्ट कर रहे हैं चोल वाला, वो थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है, और वो लेफ्ट आउट भी है, हम लोग बहुत दिन से उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो उसके बारे में 1 या 2 लेक्चर हम लोग पढ़ें तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर का है, वो उसका योगदान अच्छा है।
इस पर विचार किया जा सकता है। नहीं तो इसको सब्स्टिट्यूट होगा या इसका 0.5 और वो अलग से डाल करके 0.2 लेक्चर करना होगा? नहीं, लेक्चर तो आप 7 ही रखिएगा, 3A और 3B कर लीजिए। हाँ, 3A और 3B। 3A को एज इट इज रख लीजिए, इसको 5 लेक्चर में पढ़ाइएगा और 2 लेक्चर में आप चोला और या उससे रिलेटेड कोई और चीज रखना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस उसको जोड़। 3A 5 हो गया और 3B 3B इसमें भी डिवीजन करेंगे कि 5 + 2? नहीं, वो 7 ही रहेगा, उसमें कोई डिवीजन नहीं। अच्छा, ठीक है। वो आपका एक इंटरनल मैकेनिज्म, वो इंटरनल डिजाइन होगा, वो आप अपने आप खुद समझ लेंगे उसको, वहां पर नहीं। बोलबे थोड़ा मीटिंग में हवे, ऑनलाइन मीटिंग में है, जुड़े बोलबे गवर्नमेंट में। 3B में चोला मिलिट्री सिस्टम, 3B में क्या रखना चाहेंगे? बताइए गिरीश जी, बताइए। वो 4 से पहले ही आएगा सर, मैंने बताया कि वो 800 AD से 1200 AD के बीच का पीरियड है उनका, 400 साल तक। वो सेकंड बी होगा ना? नहीं, 3B सेकंड का थर्ड बी हो जाएगा, यूनिट का थर्ड बी। सेकंड यूनिट का 3B जी। हाँ, तो 3B बता दीजिए क्या होगा? चोला नेवी कर सकते हैं सर, चोल नौसेना करके, चोलास नेवी करके। एक सजेशन देना चाहेंगे हम, चोला नेवी कीजिए, फोकस चोला नेवी पे कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वहां का सिस्टम भी, मिलिट्री सिस्टम भी बता दीजिए, एक ब्रीफ। चोला मिलिट्री सिस्टम कर सकते हैं, क्योंकि जब नेवी होगा तब कुछ तो मिलिट्री का भी होगा, लैंड का भी होगा, फिर लैंड की इंपॉर्टेंस तो होती है। तो चूंकि नेवी कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, 400 साल तक उन्होंने सुप्रीमेसी बनाई रखी, तो एक ब्रीफ 10 मिनट का आर्मी पे, मिलिट्री पे बताते हुए फिर आप फोकस उस पे कीजिए। चोलास मिलिट्री सिस्टम सर, ठीक है। इसको फिर पूरा और क्लियर कर दिया, चोलास मिलिट्री सिस्टम इन ब्रीफ। हाँ, उसमें ब्रीफ डाल दीजिए आप। ब्रीफ न डाले सर, चोलास मिलिट्री सिस्टम पर्याप्त है। तो चोलास मिलिट्री सिस्टम एक लेक्चर। अब फिर तो टीचर के ऊपर जाएगा कि वो एक लेता, इन ब्रीफ कर देंगे तो उसको एक आइडिया तो होगा कि हमको चलिए सर ब्रीफ कर दीजिए ये दीक्षित जी, अदरवाइज दैट विल बी फिर मच लेंथियर। दीक्षित जी, अच्छा उसको ब्रीफ डाल दीजिए, फ्रेज डाल दीजिए इन ब्रीफ। हाँ, वो अप्रोप्रिएट रहेगा। डॉक्टर दीक्षित जी। हाँ सर, मेरा एक सेशन है, मैंने आपसे कहा था कि एक किताब जो लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम शर्मा की इंडियन आर्मी थ्रू द एजेस आई है, तो उसको थोड़ा हम लोग कंसल्ट कर लेंगे, आप कर लीजिएगा, और जो भी बेस्ट कैप्शन होगा उसको मान लीजिएगा। वैसे डॉक्टर पांडे की जो चोलास मिलिट्री सिस्टम है दैट इज करेक्ट, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो कहीं ना कहीं उसमें दम होना चाहिए ना। बाकी ठीक है। आगे थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सेवेंथ यूनिट और यूनिट एक सजेशन हो। आगे चलें? ठीक, आगे चलिए। अच्छा, फिर आता है पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल आ जाता है। प्रैक्टिकल में फिर 25 सेम है, सिलेबस में सीधा आ जाते हैं। यूनिट में 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में कोई सजेशन हो तो बताएं। एक सजेशन देंगे, 1, 2, 3, 4 को एक एक करके बोलिए, डिस्कशन करते चलते फिर 2 पे आ जाइए, बजाय क्योंकि कोई ऊपर नीचे पहले एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे मेंशन है वैसे एक एक करके लेते चलते हैं। जिसका कोई सजेशन होगा वो बता देगा, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर सेकंड पे आ जाइएगा। 1 है बेयरिंग, डेफिनेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग इन डिटेल। डॉक्टर वर्मा जी, जी इसमें मेरा एक सजेशन ये है
जी डॉक्टर हर्ष सिन्हा जी प्लीज सुनिएगा। इसके पहले एक मैप रीडिंग का और स्केल आदि के भी चैप्टर होते थे प्रैक्टिकल्स में, अगर वो कहीं हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करिए प्लीज। इससे पहले वाले में हो गया सर मैप रीडिंग, फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में वही है, वो आ गया, मैप रीडिंग स्केल आ गया है। देन इट्स ऑलराइट, देन इट्स ऑलराइट, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो खोलें तो बेटर नहीं। वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। इसका बेयरिंग डेफिनेशन। अरुण सर इसको अनम्यूट करिए अपना। बाकी लोग म्यूट कर लें तो आवाज सही हो जाएगी। अरुण सर अनम्यूट करिए पहले। अरुण दीक्षित सर अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कर दिया सर, दूसरे फोन। बेयरिंग डेफिनेशन इंटर डिटेल के प्रॉब्लम कर रही है। इसमें कोई सुझाव है या आगे बढ़े? बेयरिंग में क्या आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। और अच्छा, दूसरा यूनिट 2 है liquid prismatic compass, features and functions of its various parts, attempt following exercise on the LPC to determine magnetic north setting of the map। ये अभी तक हम लोग पढ़ा ही रहे थे, आगे बढ़े। हाँ ओके ओके। Third है to find out the bearing of a point from other points situated on the ground। अभी तक पढ़ा ही रहे हैं इसको। ओके ठीक है सर, आगे चले। ठीक है जी सर। ओके ओके। To determine one's and enemy's position on the map by resection and intersection methods with the help of compass। अभी तक पढ़ा रहे थे इसको, आगे बढ़े। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब इसमें भी फिर वही सजेस्टेड कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन मेथड्स सेम रहेगा, इसमें भी कोई फर्क जी तो सर, होगा सेम। हाँ 10-10-5। हाँ सब ठीक है सर। 10-10-5, 5 वाइवा, 10 रिकॉर्ड और 10 रिटन। ठीक सर। उसमें भी 75 है तो 30-30 और 15 जी ओके। फिर आ गया थर्ड सेमेस्टर में नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। इसमें है यूनिट 1 में है टॉपिक इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ओरिजिन, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कोई जहां पर कोई संशोधन हो वहीं पर हमें फिर रोक दीजिएगा आप। इसका नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसीज एंड देयर लिंकेजेस। थर्ड यूनिट है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नेशनल पावर एंड एलिमेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, balance of power, collective security and collective defense, non-alignment, deterrence, disarmament and arms control। Fourth unit है challenges and threats to national security, military threats, challenges internal and external, non-military threats, challenges internal and external। फिर पार्ट बी है यूनिट 5, concept of defense, threat perception, defense planning and reforms, military, nuclear and missile capabilities of India, China and Pakistan। Sixth, proliferation of weapons of mass destruction and NPT, CTBT, MTCR, NMD and FMCT। सर ये सर एक मिनट, ट्रीटी में कुछ और होना चाहिए था, जैसे SALT 1, SALT 2, START 1, STARट 2, ये सब मेरा सजेशन था। ट्रीटीज में बहुत कम है सर।
proliferation of weapons of mass destruction and NPT है। जी सर। No, you can add कर सकते हैं आप। प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हर्ष सिन्हा जी, हर्ष सिन्हा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। हाँ ये जो, सर। हाँ ये हम कह रहे थे कि जो सिक्स्थ यूनिट में जो 6th पॉइंट है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD एंड NPT, CTBT, MTCR, NMD एंड FMCT। जी जी। इसमें विनोद मोहन मिश्रा जी, हमें लगता है अभी लिंक टूट गया था, आप फिर अपनी बात रिपीट कर दें। स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, इस तरह के कुछ और ट्रीटीज इसमें होना चाहिए था। मतलब आप डिसआर्मामेंट का कंपोनेंट उसमें नहीं सर, होना चाहते नहीं, मतलब ये है कि चूंकि प्रोलिफरेशन के ट्रीटीज ये सब भी हैं। नहीं मतलब उसी के अंतर्गत आएगा आर्म्स कंट्रोल डिसआर्मामेंट। ये डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के मैकेनिज्म थे ना, जी जी। स्टार्ट प्रोलिफरेशन, हम लोग 6 यूनिट में प्रोलिफरेशन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, WMD। जो आप कह रहे हैं वो डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल का कंपोनेंट है। वो अपने आप में अगर आप देखिए तो यूनिट नंबर 3 में बी में, यूनिट 3 में 3rd के बी में नीचे जो डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल दिया गया है, वहां पर इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जी। यूनिट 3 में 3rd का जो बी है उसका आखिरी पॉइंट देखिए, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। यहाँ पर आप उसका जिक्र कर सकते हैं। जी सर, क्लियर है, तो आगे चले। 7 पॉइंट और था, ये यूनिट 3 का जो बी है ये बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है सर मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी है, डिटरेंस है, ये बहुत बड़ा हो गया लगता है ये। हाँ, ये एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको हम लोगों को प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ही देना है। जैसे हम लोगों को बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट बताना है, या जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसका कंसेप्ट बताना है, कलेक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट बताना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डिप्लोमा कर लेगा यानी 2 इयर्स कर लेगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। हम इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम इसकी डिटेलिंग ना करें, हम इसको सिर्फ उसके कंसेप्चुअल परिचय उसको देते चले जाए। ठीक सर, ठीक सर। डिप्लोमा वाले कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये इसमें जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसके कुछ न कुछ चाइनीज से लिंक हमारे मिल रहे हैं, जनरल की से आने वाली है इस पर। तो क्या कुछ हम ये यूनिट 4 में जो थ्रेट्स चैलेंजेज आप इंटरनल और एक्सटर्नल है, क्या इसमें हम एक चीज ये डाल नहीं सकते हैं? ये लेटेस्ट चीजें हैं सर, थोड़ा सा बहुत बड़ा ये पैंडेमिक है जिससे कि नहीं, आप डाल सकते हैं सर, इंटरनल एक्सटर्नल सब में डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स आप डाल सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़िए सर। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया 7th है आर्मामेंट्स, आर्म्स रेस, आर्म्स एड, आर्म्स ट्रेड एंड स्मॉल आर्म्स proliferation. 8th है measures to address the challenges of national security, one-sided initiative and B collaborative approach. 10th है relevance of science and technology in national security. और इसमें कोई सुझाव हो तो बताइए, नहीं तो आगे फिर चलें। आगे चलिए, आगे बढ़िए आगे। ठीक है। अब इसी का सेमेस्टर 3rd का प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल में सेम रहेगा 25-75। फिर इसका
टॉपिक आ गए। टॉपिक में यूनिट 1 में है रिलीफ फीचर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द मैप। सेकंड है टाइप्स ऑफ स्लोप्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द मैप। थर्ड है ग्रेडियंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेडियंट्स। फोर्थ है इंटरविजिबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी इन केस ऑफ राइज और फॉल ऑफ स्लोप। कोई सुझाव हो तो बताएं, नहीं तो फिर इसको भी आगे चलें। आगे चलिए सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, फिर है BA BSc सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 थियरी पेपर है, उस टाइटल स्ट्रेटेजिक थॉट। स्ट्रेटेजिक थॉट में फिर टॉपिक है यूनिट 1। यूनिट 1 में आ गया कौटिल्यास फिलॉसफी ऑफ वॉर। यूनिट 2 सुंजू द आर्ट ऑफ वॉर। थर्ड क्लाउज़विट्ज़ थियरीज ऑन वॉर एंड पॉलिटिक्स। फोर्थ माओ से तुंग्स व्यूज ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर। ये यूनिट 1 हो गई। इसमें यूनिट 1 में कोई सजेशन हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे ठीक है सर। अच्छा, पार्ट बी 5th JFC फुलर एंड लिटिल हार्ट देयर व्यूज ऑन मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। 6th Mahan's views on sea power and naval warfare. 7th Douhet and Mitchell, their views on the role of air power in modern warfare. Harkabi, John Foster Dulles and Andrew Buford, theories of nuclear war and deterrence. 8th है thoughts of Mahatma Gandhi and Nehru on peace, security and development. कोई सजेशन, कोई सुझाव? ठीक है सर। थिंकर के पेपर में कोई सुझाव गिरीश जी, नहीं तो आगे चलें? आगे चलिए सर। नहीं, फिलहाल महात्मा गांधी और नेहरू तक ही इसको रोक दीजिए, क्योंकि आगे तो बड़े ही डिस्प्यूटेड सुझाव आएंगे अभी, अगर नए थिंकर्स नए लोगों को जोड़ेंगे आप तो। ठीक है, ठीक सर। ठीक, फिर इसी का 4th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में है टॉप यूनिट 1 एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 सर्विसेज। फिर है स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, जजिंग डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मेशन, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग, R1 सैंड मॉडल एक्सरसाइजेस, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ असाई। फिर यूनिट 2 स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स ऑफ इंडियन बैटल्स, बैटल ऑफ खारलारिस, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999। थर्ड है स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बैटल, बैटल ऑफ ट्रफाल्गर, बैटल ऑफ सोम। फोर्थ है लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन ऑन करंट डिफेंस टॉपिक्स। इसमें कोई सुझाव हो तो? सुझाव सर ये है कि जो ये रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 सर्विसेज है, ये सर इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म के पेपर में भी दिया हुआ है। जी हर्ष जी। सर यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप 2 वर्ष के सिलेबस को 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर रहे थे, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास टॉपिक्स की कमी थी, जिसको कि हम ठीक ढंग से डिवाइड कर सकते थे। इसीलिए इसमें इस सेमेस्टर में अगर आपने देखा हो तो एक जो बचे हुए टॉपिक थे, जो स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड और जजिंग डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मेशन और पेट्रोलिंग जो हम लोग पहले पढ़ाते थे, उसकी बजाय एक डिफरेंट कोर्स ही सजेस्ट किया गया था, जिसमें कि नंबर 1, 2, 3 ये कुछ प्रसिद्ध युद्धों के बारे में सैंड मॉडल एक्सरसाइजेज या स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स या स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बैटल्स ऐसा कर दिया गया था। ये विकल्पहीनता की वजह से था, क्योंकि हमारे पास सचमुच प्रैक्टिकल लायक टॉपिक कम थे। अगर हम लोग इस समय पर ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम चेंज को वेलकम किया जा सकता है। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल प्रैक्टिकल जैसा प्रैक्टिकल हमारे सब्जेक्ट में कम है। हमारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स में भी हम काफी हद तक थ्योरी ही पढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर पहले वाले को छोड़ दीजिए और सैंड मॉडल और दोनों स्केचिंग को पढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये अपने आप में एक यूनिक और नए तरह का, या हमने इस तरह का हमने देखा है कि वहां पर चलता है।
भाई होती है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं जैसा हाउस सोचे। मैं बिल्कुल सही सर, आपका ये सुझाव है। इसमें सर फायर कंट्रोल ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर, मैसेज फॉर्म, ये सब चीजें इसको किया जा सकता है यहाँ इस जगह पे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है प्लीज, बैटल ऑफ पानीपत में 1526 लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कर दे तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। जी ठीक है सर। वैसी जो ये जो रैंक स्ट्रक्चर लिखा है, वहाँ रैंक स्ट्रक्चर्स एंड बेजेस आप कर दीजिए तो वो भी पता ठीक हो जाएगा, बेजेस के बारे में भी लोग जान जाएंगे। असल में वो विनोद मोहन जी की बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा थर्ड ईयर का जो सेमेस्टर 5th है, उसमें थ्योरी के पेपर में सेकंड यूनिट में ये है रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 सर्विसेज और रिक्रूटमेंट मेथड्स है। ये ऑलरेडी उसमें इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये हाउस पर छोड़ा जाए और उस यूनिवर्सिटी के कंसर्न प्रोफेसर्स पर छोड़ा जाए कि वो ऊपर वाला 1 लेना चाहते हैं या कि नीचे वाला यूनिट 1 का जो सैंड मॉडल से लेकर और ऑनवर्ड रखना चाहते हैं, उस किसमें वो कंफर्टेबल होंगे वही रखा जाए, वही रखा जाए। रिपीटेशन उसमें हो रहा है। सर एक्चुअल में क्या है, जो सैंड मॉडल एक्सरसाइज जो होता है उसमें ये अपन बैटल को नहीं पढ़ाते सर। उसमें बहुत छोटा सा ग्राउंड में मतलब अटैक का पढ़ाएंगे या डिफेंस का पढ़ाएंगे, विड्रॉ पोजीशन पढ़ाएंगे। पर ये कोई बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ पसाई है, ये सैंड मॉडल एक्सरसाइज में होता नहीं सर। ये कभी नहीं होता, ये तो हिस्ट्री के पेपर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसमें किया जा सकता है सैंड मॉडल। और सर एक चीज और इसमें सर, नहीं केवल आप शो कर सकते हैं। मेरा वो है कि सर प्रोफेसर वर्मा सर इसमें कुछ बता सकते हैं। इलाहाबाद में मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स में देखा है कि वो बैटल्स को जी सर, वो इलाहाबाद में मैंने भी देखा था सर। लेकिन सर मेरा ये सजेशन था कि इसमें इसके जगह पर अगर अरब इजराइल वार रहता तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि स्ट्रेटजी हम लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटजी की स्टडीज पढ़ते हैं। अरब इजराइल में कौन सी 67 है 73 वाली कौन सी लेंगे? कौन सी सर? अब जो भी उसमें सर देख लेंगे, लेकिन आप अपना सजेशन दीजिए। नहीं 67 वाली लेंगे कि 73 वाली लेंगे ये बताओ। अब उसमें क्योंकि उसमें भी सारे फ्रंट्स खुलेंगे, इसमें भी सारे फ्रंट्स खुलेंगे। फिर प्रॉब्लम फिर है कि आप कौन सा एस्पेक्ट लेंगे। अब जो भी उसमें सर आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, अब जैसा सर मेरे ख्याल से उससे अच्छा अपने यहाँ जो है चल रहा है ट्वीट में अटैक और डिफेंस, इसको रखा जाए, ज्यादा बेहतर है। सर का भी अभी यही सुझाव रहा है। देखिए अरब इजराइल में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और कॉन्स्पिरेसी सजेशन भी मैं दूंगा कि इजराइल का 5-6 अरब कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट साथ हुआ था। तो अब आप उसको 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 5 कंट्रीज का था। आप क्या लेंगे उसमें? इन जनरल इन टोटल तो दे नहीं सकते हैं आप, तो आपको पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेना पड़ेगा किसी 1 to 1 कंट्री से। या तो इस पे डिसाइड कर लीजिए, और या यही 73 में हुआ था यौम किपर, उसमें भी सबके साथ हुआ था। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा अगर अरब इजराइल लेते हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ इजराइल का लेते हैं। क्योंकि अगर डिसाइड नहीं करेंगे और उसको नैरो डाउन नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। एक चीज। दूसरी चीज, या कोई पर्टिकुलर बैटल ले लीजिए उसी अरब इजराइल में से, इजराइल वर्सेस किसी ऑपरेशन का या किसी पर्टिकुलर कंट्री से। एक नैरो डाउन करने में आपको भी आसानी होगी। एक जनरल आपने ब्रीफ बता दिया बच्चे को, उसके बाद फिर आपने उस पर फोकस कर दिया। वरना वही बड़ा वेग है कि अरब इजराइल, चाहे वो 67 कर लीजिए चाहे वो 73 कर लीजिए। बाकी एक और बात सर है, उसी रेफरेंस में कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऑलरेडी अरब इजराइल वार 3rd ईयर के प्रैक्टिकल में था, और सभी ये जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल में था वही थ्योरी में था, उसमें कोई फर्क नहीं था। प्रैक्टिकल में कुछ भी प्रैक्टिकल जैसा नहीं था।
यहाँ पर एक खास बात अब तक हम फॉलो कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रैक्टिकल इंडिया सेंट्रिक हैं। अगर हमको बाहर जाना ही है, अगर हमको भारत की सीमाओं से परे जाके और दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटल्स को समझना है या कुछ भी करना है, तो हमारे लिए चॉइस और रेंज बहुत बहुत बड़ी है, या और भी है। हम नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन जो हम लोग पढ़ते थे और समझते थे, हम समझते हैं कि वो ज्यादा बेटर थी, उसको हम लोग कर सकते हैं। हम आज तक इसका जस्टिफिकेशन नहीं समझ पाए कि हम लोग वेस्ट एशिया में अरब इजराइल वार पढ़ने क्यों जाते हैं और साउथ एशिया पर क्यों नहीं फोकस करते, या अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर क्यों नहीं करते। अगर इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि हमारे लिए या हमारे स्टूडेंट के लिए अरब इजराइल वार उसके कोई खास बैटल को पढ़ना जरूरी, तो उसको ले आना चाहिए। ये आपकी स्वतंत्रता है, स्वायत्तता भी है, और 30% का हमको अगर अधिकार मिला तो उसको एकदम वो भी करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर टॉपिक का एक जस्टिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो इसमें जब आप डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे तो सबका लर्निंग आउटकम और कोर्स आउटकम पेपर का आपको लिखना है कि आखिरकार हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं और इसको पढ़ने से लड़का क्या समझेगा। अब हमारे प्रैक्टिकल इंडिया सेंट्रिक चल रहे हैं। अगर हम मान लीजिए इंडियन बैटल से, जैसा गिरीश भाई ने सजेस्ट किया कि इस बैटल्स को हम उतना सैंड मॉडल पर ढंग से नहीं पढ़ सकते या कुछ भी, तो ये एक ओपन डिस्कशन है, इस पर हम लोग इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन देश से बाहर अगर हम जा रहे हैं तो और भी बेहतरीन बैटल्स हो सकती हैं नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन की या वर्ल्ड वार्स की, जिसको हम शामिल करते हैं, जो बच्चे के लिए रुचिकर भी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर की भी है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी डॉक्टर हर्ष सिन्हा जी, ठीक से बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा जी। सर। हेलो डॉक्टर सिन्हा जी। सर आप मुझको सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं सहमत हूँ। मेरा एक सजेशन ये है कि ये जो आपने बैटल्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिया है, इसमें क्यों ना एक आध इंडो पाक आइदर 65, 71 को इंक्लूड कर लिया जाए एज ए सब्स्टिट्यूशन। सपोज करिए कि अभी बैटल ऑफ खागला रिज या कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ एक इंडो पाक को भी शामिल किया जाए, चाहे वेस्टर्न सेक्टर को या ईस्टर्न सेक्टर को। मेरा एक सजेशन है, बाकी तो एज यू विश। ओके। अरब इजराइल से मेरा ख्याल है ये ज्यादा अच्छा होगा। सर मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो सैंड मॉडल एक्सरसाइज होता है उसमें सेक्शन लेवल का, प्लाटून लेवल का, या बहुत बड़ा होगा कंपनी लेवल का एक्सरसाइज होता है सर, वो बहुत ही टैक्टिकल और छोटे स्तर का होता है। एक पूरा बड़ा बैटल उसमें नहीं दिखा सकते, नहीं उसमें हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। अगर बहुत बड़ा बैटल है केवल आप प्रदर्शन कर सकते हैं कैसा खड़ा था करके, परंतु वो आप एक्सरसाइज नहीं दिखा सकते। एक ट्वेट एक्सरसाइज जो होता है वो। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी बैटल आप उसमें नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट मूव्स हैं या जो बहुत डिसाइसिव बैटल्स रही हैं उसमें से किसी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में जो हम लोगों ने देखा है उसको कुछ सर रोशनी डालिए, वर्मा सर या विनोद जो बता रहे थे, विनोद मोहन वाले विकल्प को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में राय रख रहा हूँ कि अगर हम लोग अभी इंडिया सेंट्रिक से बाहर जा भी रहे हैं, सर वो आपका कहना सही है, बिल्कुल सही, लेकिन उसका एक जस्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए। जी सर, जस्टिफिकेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही होना चाहिए। हाँ सही बात है। ओके सर। हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो डिफेंस स्टडीज का विद्यार्थी है इसको पीजी में जाना चाहिए बाहर। पीजी तक अगर वो इंडिया और इंडिया से रिलेटेड चीजें पढ़ लेता है तो पीजी में उसको वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में या अफ्रीका में या सेंट्रल एशिया पीजी में तो सर हम लोग ब्रॉड लेवल पर पढ़ ही लेते हैं और पढ़ा भी देते हैं। जी। लेकिन यूजी में ठीक कह रहे हैं आप कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सर रहो तो सबसे अच्छा है। ये जो गिरीश सर ने जो प्रश्न उठाया है इस पर अगर वर्मा कुछ बता सकें, क्योंकि वहां पर ये चलता है,
हाँ, मैं मेरा तो एक पहला ऑब्जर्वेशन है चेयरमैन सर, आपके लिए ऑब्जर्वेशन है कि इसी में जहाँ पे स्केचिंग ऑफ चार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बैटल्स है, पहला आपने बैटल दिया है ट्रैफलगर का 1805 का, बिल्कुल डेट सही है, लेकिन सोमे मेरे ख्याल से 1916 में हुई थी, उसमें गलती से एरर हो गया है टाइपिंग, इट हैज बीन मेंशन एज 1919। तो 1990 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म ही हो गई थी, और जी तो 1919 में तो कुछ था नहीं वॉर एज सच, इट हैड एंडेड। तो मेरे ख्याल से इट इज 1916 ये ऑब्जर्वेशन है, इसको आप करेक्शन करके टाइपिंग में नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज फाइनली ड्राफ्टेड तो इसमें करेक्शन करा दीजिएगा। 1916 है, वाइप्रस 15 में हुई थी, पहली बैटल ऑफ सूट 1916 ठीक है। इसमें एक मेरा सजेशन और है, ऑब्जर्वेशन भी है, सजेशन भी है कि इसमें ए है बैटल ऑफ ट्रैफलगर 1805, फिर आपने बी दे दिया सोमे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल और थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के कंसेप्ट में थी, वेस्टर्न बैटल्स में पहली बार 1815 में गैस वाज यूज्ड, पॉइजनस गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक रेवोल्यूशन आया था। तो जब आपने टैंक्स को लिया है, एक रेवोल्यूशन आया था, मशीन गन का, बार्ब वायर का, ट्रेंच को आपने उसका विकल्प निकला जब वो स्टेलमेट आ गया था। हालांकि गैस भी यूज हुई थी 1915 में, बट उसका बहुत इफेक्टिवनेस नहीं रही जितना कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बट द वेरी फैक्ट इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं समझता हूँ इसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए सोमे के और ट्रैफलगर के बीच में, तो एक नई बात आई सामने, गैस, पॉइजनस गैसेस व्हिच हैड नेवर बीन। बैटल ऑफ वाइप्रस बोलते हैं सर उसको, गैस वॉरफेयर का। हाँ, गैस वॉरफेयर, YPRES। हाँ, वाइप्रस सर जी। इसमें तो मैं समझ, बाकी मेंबर्स भी समझ लें कि एक हिस्टोरिक था, एक नया उसमें दायरे में वॉरफेयर गया, इसलिए बस मेरा एक सजेशन था, एक ऑब्जर्वेशन भी था, सजेशन भी था। तो आप लोग बाकी डिसाइड कर लीजिए, डॉक्टर हर्ष, बाकी डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, आप लोगों का क्या है, बाकी आप कानपुर के जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, वो भी अपना व्यू पॉइंट दे दे। देखिए सर, इसमें डॉक्टर गिरीशकांत पांडे जी की बात जो सैंड मॉडल एक्सरसाइजेस को लेकर के बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है और अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है कि एक मॉडल बनता है, एक पर्टिकुलर रीजन को हम चूज करते हैं, उसमें रिवर्स होती हैं, माउंटेन होती हैं, हमारी टुकड़ियां होती हैं, दुश्मन की टुकड़ियां होती हैं। तो कुछ इस तरह के भी एक्सरसाइजेस को इस कोर्स में इंक्लूड जरूर किया जाए, ये मेरा काइंड सजेशन है। डॉक्टर पांडे जी ने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है, हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। कॉलेज हैं मेजर सुरेश बहादुर साहब, भाई विनोद जी, सर ट्वीट का पोर्शन यहाँ पर है। विनोद मोहन जी, आप मुझको सुन रहे हैं? अरे भाई, वो मेजर सुरेश बहादुर साहब, कुंवर नरेंद्र सिंह साहब ने टैक्टिकल एक्सरसाइजेस विदाउट ट्रूप्स को इतना बढ़िया सोबर ढंग से पढ़ाया कि अभी भी उसकी यादें हैं। और गिरीशकांत पांडे जी का जो व्यू है वो सही है, इसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करिए, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, ऐड करिए प्लीज। यही चीज सर मैं अभी कह रहा था कि अटैक डिफेंस को इसमें रखा जाए। जो हमारा यहाँ फर्स्ट यूनिट है, उसमें पेट्रोलिंग दिया हुआ है, उसके आगे फायर कंट्रोल ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर, ये सब मैसेज फॉर्म भरना, और ट्वीट में हमारा अटैक डिफेंस, इस चीज को रखा जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है सर। प्रोफेसर हर्ष जी भी सहमत होंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, मैं अजय की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इसके अलावा भी जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं, बच जाते हैं, मैसेज फॉर्म और एप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन, वो आप कर सकते हैं और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू, ये बहुत अच्छा होगा सर। इसको फिर इसका मतलब एक पोर्शन तो हमारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आर वाला है, आर में सैंड मॉडल एक्सरसाइजेज में बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ असाई दोनों हटा दिया जाए, और हटाने के बाद इनकी जगह एक्सरसाइज
स्टैंड मॉडल एक्सरसाइजेस ऑफ प्लेटून लेवल कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टैंड मॉडल एक्सरसाइजेस ऑफ प्लेटून लेवल। ठीक है। जो मैं अजय जी की बात से राय ली समझ जाए। पाया हूँ और जिसको मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, वो ये है कि फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले वाला एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ, उसमें से आप हटा दीजिए रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 सर्विसेज। अच्छा ठीक है, उसको हटा दीजिए। BCDE को ABCD कर दीजिए। रुकिए उसको हटा दें। हाँ, जो यहाँ से शुरू कीजिए, स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड को कर दीजिए, जजिंग डिस्टेंस को कर दीजिए। ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। विनोद मोहन जी और AK सिंह जी हटा दीजिए, नोट करते जाइए। हटा दिया इसको। फिर इसके बाद और मेरा ख्याल है कि स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, जजिंग डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, इतने में ही आपके 8 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। पेट्रोलिंग को हम लोग ले आए सेकंड यूनिट में। पेट्रोलिंग को सेकंड यूनिट में, पेट्रोलिंग डालें, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स डाल दें, या जो सेक्शन फॉर्मेशन तो हो चुका है, ये मैसेज फॉर्म डाल दें। वर्बल अलर्ट सर, इसका फायर कंट्रोल ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर, मैसेज फॉर्म। और जो यूनिट 3 है वो अभी हर्ष जी एक मिनट, एप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन कर दी। हर्ष जी एक मिनट, जो ये यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में हमारे टोटल लेक्चर है 8 में से हमने एक खत्म कर दिया, रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 सर्विसेज। फिर बी से स्टार्ट कर दिया, स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, जजिंग डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मेशन। इतने ही को यूनिट 1 में रखिए। इतने में 8 लेक्चर हो जाएंगे। 8 लेक्चर हो जाएंगे। बाकी फिर ये पेट्रोलिंग खत्म कर दिया जाए। पेट्रोलिंग को सेकंड यूनिट में लाइए। अच्छा, पेट्रोलिंग अभी नहीं, अभी तो पहले ले आएंगे, पहले अभी खत्म हो गया। फिर आर के बाद रहेगा ये? नहीं, उसकी कोई, जब अगर हम नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उसको रखने की हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं। हाँ, तो इसको भी हटा देना। फिर आर सैंड मॉडल एक्सरसाइजेस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ अस्ताई, इसको भी हटा दिया, ये भी खत्म हो गया जी। फिर तो अब ये इतने में ही 8 लेक्चर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, जजिंग डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मेशन, ये 3 टॉपिक ABC, 3 में से 8 लेक्चर हो गए। बिल्कुल आराम से होंगे। ठीक है। फिर अब यूनिट 1 फिनिश। यूनिट 2 में अब आप पेट्रोलिंग ले लीजिए और मैसेज फॉर्म। यूनिट 2 में पेट्रोलिंग एंड मैसेज फॉर्म और फायर कंट्रोल ऑर्डर भी ले सकते हैं। एंड मैसेज का है सर, ये जो मैसेज फॉर्म है उसको बेसिकली मैसेज राइटिंग लिखते हैं सर उसको। हाँ, मैसेज राइटिंग, हाँ ठीक है। मैसेज राइटिंग, पेट्रोलिंग, मैसेज राइटिंग और फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। हाँ, इसमें सर वर्बल ऑर्डर भी डाल सकते हैं और प्लाटून फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं सर इसमें। सर इसमें केवल 5 लेक्चर की जगह बन रही है। हाँ। अच्छा। तो या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम इधर पढ़ाएं तो फिर ये यूनिट 4 में जो 12 है उसको हम कम कर दें, ये ऊपर हम कर सकते हैं, इसको भी हम 8 कर लें। भाई टोटल हमको जो है वो 8, 5, 13, 5, 18, 2, इसको देख लीजिए, डिवाइड करना। हर्ष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन ऑन करंट डिफरेंस टॉपिक्स, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही काम आएगा। ना पेट्रोलिंग काम आएगी, ना मैसेज राइटिंग काम आएगी, और ना फायर कंट्रोल ऑर्डर काम आएंगे। काम यही आएगा लड़के को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा तो लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन ऑन करंट डिफरेंस टॉपिक्स, ये काम आएगा। ये पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये रहना चाहिए सर। इससे क्या है, उसका बहुत सारा चीज बढ़ता है साइकोलॉजिकल रूप से। इसको एक कर सकते हैं सर कि ये 12 की बजाय इसको 10 कर दीजिए, और जो यूनिट 2 है उसको 5 की बजाय 7 कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक, 12 की जगह 10 कर दिया। ठीक है, 12 की जगह 10 कर दिया, और फिर इसके बाद 5 की जगह ये 7 कर दिया। यूनिट 2 7 कर दिया।
साथ में हो गया। बेटा सुनो, साथ में जो ये पहले से था स्केचिंग और बैटल, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब खत्म हो गया, काट दिया ये। जी हट फिर गया। आ गया पेट्रोलिंग एंड मैसेज राइटिंग, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, और साथ प्लाटून के बारे में जरूर बता देना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब हम नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 3 में जब हम एप्रिसिएशन पढ़ा रहे हैं या उसको हम बता रहे हैं तो उसमें जरूरत पड़ेगी उसको प्लाटून फॉर्मेशन की। प्लाटून फॉर्मेशन, प्लाटून बता दिया जाए। प्लाटून फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें फिर से एक बार देख लीजिएगा, सेकंड यूनिट में हो गया पेट्रोलिंग एंड मैसेज राइटिंग, फायर कंट्रोल ऑर्डर, प्लाटून फॉर्मेशन, इतनी चीजें आ गई। आगे चलें जी। अच्छा, फिर ये यूनिट थर्ड, स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बैटल्स, बैटल ऑफ ट्रफालगर 1805, बैटल ऑफ सोम 1916। इसमें इसकी जगह हम लोग मिलिट्री एप्रिसिएशन ऑफ सिचुएशन कर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री एप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों काट दें, हटा दें, जो अभी ज्यादातर विश्वविद्यालयों में है भी मिलिट्री प्लानिंग। हाँ, मिलिट्री सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने जितनी चीजें जोड़ी हैं वो और आर करके अपना स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स, इसी तरह से मिलिट्री एप्रिसिएशन ऑफ सिचुएशन आर स्केचिंग ऑफ द चार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बैटल, ऐसे कर लीजिए। अच्छा ठीक। आप अपने यहाँ पार्ट 1 ही लागू कीजिए सब में, कहीं और किसी को लागू करना होगा तो करेगा। ठीक है, ऑप्शन खुला रहेगा सर। ठीक है। इसमें मिलिट्री एप्रिसिएशन 3 मिलिट्री एप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन, मिलिट्री एप्रिसिएशन